आज हम व्याकरण भाषा पर थोड़ा सा ध्यान देने वाले हैं। जो व्याकरण भाषा हमें महत्वपूर्ण, किसी भी भाषा को सुंदर बनाने के लिए व्याकरण का होना अत्यंत आवश्यक होता है। कहीं कहा गया है कि व्याकरण भाषा का अलंकार होता है, दागिना होता है। अगर व्याकरण अच्छा हो तो उस भाषा को डिमांड मिलता है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिस विषय को लेकर आज चर्चा करने वाले हैं, उसका नाम है संज्ञा। इसे दो नाम से पुकारा जाता है, एक संज्ञा और एक संज्ञा। संज्ञा, संज्ञा, ये दो चीजें हैं। आज हम संज्ञा के भेद देखने वाले हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। क्या कहते हैं? टाइप्स ऑफ नाउन। अब यहां पर देखिए, मैंने यहां पर एक स्ट्रक्चर तैयार किया है। आपको भी अपने नोटबुक पर यह स्ट्रक्चर तैयार करना है। ध्यान में रखो स्टूडेंट, यहां पर मैंने जो स्ट्रक्चर तैयार किया है, यही स्ट्रक्चर आपको आपके नोटबुक पर तैयार करना है। और नोटबुक पर तैयार करने के बाद मैं जो जो भी बोल रहा हूं उसको आपको नोटबुक पर लिखना है। पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे सामने है इस पर चर्चा करेंगे और बाद में मैं अनविजिबल हो जाऊंगा, सिर्फ मेरी आवाज आपके सामने आएंगी। उस समय आपको वो टॉपिक, जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक सेपरेट लिखकर उसके बाद जो भी मैं बताऊंगा वो आपको लाइन टू लाइन लिखना है। संज्ञा क्या है, संज्ञा के प्रकार कौन कौन से हैं, इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले संज्ञा के बारे में, संज्ञा के कितने प्रकार है ये हम देखने वाले हैं। संज्ञा यानी क्या? ठीक है, संज्ञा या संज्ञा। संज्ञा का अर्थ नाम। संसार में प्रत्येक वस्तु को जिस नाम से पहचानते हैं वही उसकी संज्ञा होती है। संसार में जिसको जिस नाम से पुकारते हैं उसी नाम से उसे संज्ञा कहा जाता है। नेक्स्ट, पारिभाषिक रूप में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नामों को संज्ञा कहते हैं। व्याख्या नंबर 1 लिख लीजिए। व्याख्या नंबर 1, कॉपी पेन अपने साथ में रखिए। व्याख्या नंबर 1, संसार में प्रत्येक वस्तु को जिस नाम से पहचानते हैं वही उसकी संज्ञा होती है। व्याख्या नंबर 1, संसार में प्रत्येक वस्तु को जिस नाम से पहचानते हैं, संसार में प्रत्येक वस्तु को जिस नाम से पहचानते हैं वो उसकी संज्ञा होती है। पहली व्याख्या, वो उसकी संज्ञा होती है। दूसरी, व्यक्ति, या फिर ऐसे लिखो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नामों को संज्ञा कहते हैं। के नामों को संज्ञा कहते हैं। दो व्याख्याएं मैंने आपको बता दी है। जैसे कृष्ण, मनाली, राधा, हिमाचल आदि, ये हो गई संज्ञा। उदाहरण कैसे? कृष्ण, मनाली, कुल्लू मनाली है ना, मनाली, या फिर आप सेलू लिख सकते हो, राधा, हिमालय इत्यादि, यानी आदि। संज्ञा के बिना हम अपने दैनंदिन जीवन में भाषा का उपयोग नहीं कर सकते। कर सकते क्या जी? अगर मैं ये टोपी पहना हूं, मैं अगर आपसे कह दूं कि मैंने बहुत अच्छी कुर्सी जो है अपने सर पर रख दी है,
जमेगा क्या? नहीं, इसको हमने टोपी ही कहा है। मैं अगर शिक्षक हूं, मैं टीचर हूं, मैं सर हूं, आप कहेंगे क्या कि फार्मर हमें संज्ञा पढ़ा रहा है? नहीं, मेरा नाम, मेरा प्रोफेशनल, ये मेरी भाव और मेरी नाम हो गया। ठीक है, संज्ञा के बारे में हमने ये जानकारी ली। अब संज्ञा के टॉपिक पर आते हुए, संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं? मुख्यतः संज्ञा के 3 भेद। मुख्यतः संज्ञा के कितने भेद होंगे? मुख्यतः संज्ञा के 3 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं हम देखते हैं। मुख्यतः 3 भेद होते हैं संज्ञा के। भेद है, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला भेद कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा या संज्ञा। पहली कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहली संज्ञा हो गई व्यक्तिवाचक। इसका हम उल्लेख बाद में करने वाले हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी क्या। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी संज्ञा में हम देखते हैं, दूसरी संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। पहली हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी हो गई जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में 2 प्रकार है। वो प्रकार ये है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा और एक है समूहवाचक संज्ञा। द्रव्य से आपको याद आया होगा कि लिक्विड में, समूह यानी घोड़ का जमावड़ा। ठीक है, तो यहां पर देखिए संज्ञा के 2 भेद, हम 3 भेद देख रहे हैं। संज्ञा के 3 भेद में पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। इसको हम एक नंबर दे देते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। जातिवाचक संज्ञा के 2 प्रकार है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब ध्यान में रखने वाली बात यह है बच्चों कि संज्ञा के भेद में हमको 3 भेद मिल चुके हैं। उसके पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 उप प्रकार है, यानी 2 है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब हम एक एक संज्ञा की व्याख्या लेंगे और उसके उदाहरण लेंगे। जब तक आप क्या करो, बोर्ड पे का जैसा है वैसा उतार के लेने की कोशिश करो। चलो 2 सेकंड आप लोगों के पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा को लिखो और उसकी व्याख्या मैं आपको बता रहा हूं। वो व्याख्या समझकर लिखना है। जब भी स्कूल चालू हो जाएंगे, जब भी ये चालू होगा, उस समय मैं आपको जो है ये सब पूछने वाला हूं। ठीक है, चलिए तो अब शुरू करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन, इसकी व्याख्या लिख लीजिए। व्याख्या है, व्यक्ति शब्द विशेष का भाव दर्शाता है। व्यक्ति शब्द विशेष का भाव दर्शाता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पहली व्याख्या। दूसरी व्याख्या लिखिए, किसी विशेष, पहली व्याख्या देख लीजिए, फिर से एक बार बोल रहा हूं। शब्द विशेष का भाव दर्शाता है। व्यक्ति शब्द विशेष का भाव दर्शाता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा उसकी व्याख्या है, दूसरी व्याख्या ले लीजिए, किसी विशेष व्यक्ति, लिख रहे हो ना, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, स्थान या भाव के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। 2 व्याख्या मैंने आपको बता दी है। ठीक है, आप उदाहरण के तौर पे लीजिए। जैसे आपको लिखना है, जैसे व्यक्तियों के नाम राम, रमेश, मीनल, मालती इत्यादि।
सेकेंड, नगरों के नाम राजस्थान, मेरठ, मुंबई, चंडीगढ़ आदि हम उदाहरण देख रहे हैं। देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका, लंदन आदि। त्योहारों के नाम होली, ईद, रक्षाबंधन आदि। अब देखो व्यक्ति के नाम जो है, अब मान लीजिए ये बोर्ड है, मैं कह रहा हूं कि मैंने नोटबुक पर ये संज्ञा आपको सिखा रहा हूं। मैं कुर्सी पहना हूं, मैंने जो है जो सीमेंट की बोरी होती है वो पहनी है। आप क्या सोचोगे? लगता है सर पागल हो गए, क्योंकि सर ने तो टोपी पहनी है, सर ने तो टी शर्ट पहना है, सर बोर्ड पे सिखा रहे हैं, नोटबुक पर नहीं सिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से हमें पता है दिस इज अ बोर्ड, ये क्या है? बोर्ड है। ये मैंने टोपी पहनी है, क्योंकि नाम हमने जो दे दिया है वो नाम है, हमने जो दिया है वो नाम है। त्रिकालवादी सत्य, ये त्रिकालवादी। यहां बताने का तात्पर्य यह है मेरे प्यारे बच्चों कि ये सब चीजें जो है महत्वपूर्ण है। इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए नाम जरूरी है, नाम आ गया है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की व्याख्या लिख लीजिए। जिस शब्द से, जातिवाचक संज्ञा के बारे में देख रहे हैं, जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति अथवा स्थान का बोध ना होकर समस्त जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वाह, कितनी अच्छी व्याख्या है। किसी शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति अथवा स्थान का बोध ना होकर, स्थान का बोध ना होकर समस्त जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से मैं व्याख्या पढ़ रहा हूं आपके सामने। जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति अथवा स्थान का बोध ना होकर समस्त जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शहर, नदी, देश आदि। किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं, किसी एक चीज के बारे में नहीं, समस्त जाति के बारे में अगर वहां पर बताया जाए तो उस समय जातिवाचक संज्ञा कही जाती है। अब हम रहते हैं पारिक कॉलोनी में, हम रहते हैं शिवाजी नगर में, हम रहते हैं मारवाड़ी गली में, हम रहते हैं शाहू नगर में, हम रहते हैं मावली नगर में रहते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि हम सेलू शहर में रहते हैं, तो समूह का नाम सेलू शहर हो गया। पूरे इसमें गली, मोहल्ले, नगर आ गए हैं, तो ये क्या हो गए? समूह, यानी जाति, एक जाति के अंदर ये समाविष्ट हो गए हैं। तो आगे देखिए, समूहवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञाएं भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती जाती है। देखिए, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा भी जातिवाचक संज्ञा के बीच में आ जाती है। अब हम क्या करेंगे? इसमें करेंगे भाग क विषय पर हम ध्यान देंगे। क है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को हम नाम देंगे क। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में क्या है जानकारी देख लेंगे हम। किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध करने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। क्या कह रहा है? देखो, किसी द्रव्य, किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब उदाहरण के तौर पे
सोना, चांदी, लकड़ी। सोना, चांदी, लकड़ी। अब ये क्या हो गई? द्रव्य रूप में आ गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है, तो के बाद आएगा ह, समूहवाचक संज्ञा। कौन सा है? समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा की व्याख्या देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। समूहवाचक संज्ञा की व्याख्या, जो शब्द किसी समूह या समुदाय का अर्थ कराता हो। जो शब्द किसी समूह या समुदाय का अर्थ व स्वभाव का बोध कराता हो या ज्ञान कराता हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से व्याख्या देख लीजिए। जो शब्द किसी समूह या समुदाय का ज्ञान कराता हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, कक्षा, भीड़। जैसे सेना, कक्षा, भीड़। समूह का, सेना में एक सिपाही है क्या? कक्षा में एक विद्यार्थी है क्या? भीड़ में एक विद्यार्थी है क्या? एक अगर आदमी, हम क्या कहेंगे? वो अकेला आदमी खड़ा हुआ है। लेकिन अगर वहां भीड़ है तो हम क्या कहेंगे? अरे भीड़ खड़ी हुई है, लोगों की भीड़ खड़ी हुई है। एक लोगों की नहीं, अनेक लोगों की वहां पर भीड़ खड़ी हुई है, तो हम क्या कहेंगे? समूह। समूह में खड़े हुए हैं, यानी भीड़ में खड़े हुए। चलिए अब लास्ट का जो टॉपिक है वो देखते हैं, भाववाचक संज्ञा। उसके बाद हम उदाहरण पर ध्यान देंगे। अब उसके बाद देखिए, भाववाचक संज्ञा की व्याख्या ले लीजिए। किसी गुण, दशा, भाव, अवस्था अथवा स्वभाव का बोध करने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। व्याख्या फिर से देख लीजिए। किसी गुण, दशा, भाव, अवस्था अथवा स्वभाव का बोध करने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है? गुण, दशा, भाव, अवस्था, स्वभाव। मेरा स्वभाव गुस्से वाला है, भाव। मेरी भाव क्या है? गुस्सा। मैं हंसाता हूं, खुशी। मोल सकते हैं, गिन सकते हैं क्या मुझे? नहीं। तो उदाहरण के तौर पे देखिए, ऊंचाई, बचपन, स्वतंत्रता, ठंडक। भाववाचक संज्ञा में ऊंचाई, बचपन, स्वतंत्रता, ठंडक। बहुत ऊंचा है, उसमें बचपना है, वो स्वतंत्र है। कितना ठंडक है, भाव। ऊंचा, ऊंचा, बचपन, भाव। स्वतंत्र, ठंडी। भाववाचक संज्ञा में ये मुड़ते हैं। ठीक है, यहां पर हमने संज्ञा के भेद देखे। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, इस पर चर्चा की। संज्ञा के 3 भेदों को हमने जाना, संज्ञा के 3 भेदों को हमने माना। अब हम क्या करेंगे? अगले पीरियड में संज्ञा के कौन कौन से प्रकार होते हैं, संज्ञा के कौन कौन से उदाहरण दिए गए हैं, इनमें जो है हम बात करने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या करना है? मैंने जितना भी बताया उसको अपने नोटबुक में लिखना है, और नोटबुक में लिखकर मुझे व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करते समय एक बात ध्यान में रखो मेरे प्यारे बच्चों, वैयक्तिक कोई भी मुझे नहीं भेजेगा, ग्रुप में आपको भेजना है। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले पीरियड में। जब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।